हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के, जिसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इन सब के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी एमसीक्यू को प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा आप सब लोग जानते हो कि पहले हम एक टॉपिक करते हैं, यानी थ्योरी पार्ट करते हैं, उसके बाद हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने अभी पीछे ही लास्ट सेशन में स्टेट लेजिस्लेचर को पढ़ा था, स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ा था, गवर्नर वगैरह पहले किए थे हमने। तो इस क्लास में हम उन सब के क्या कर रहे हैं, उन सब के एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको करंट अफेयर रफ्तार के बारे में कुछ जानकारी देना जा रही हूँ। करंट अफेयर रफ्तार क्या है? ये परचम क्लास का एक नया इनिशिएटिव है। हमारी ऐप पे इसकी उपलब्धता है। इसके अंदर क्या होगा, जनवरी 2023 से जून 2023 तक की जितनी भी करंट अफेयर्स आए हैं, ये थीम आप देख पा रहे हो, इन थीम्स के बिहाफ पे जितने भी करंट अफेयर्स आए हैं उनकी हेडलाइंस आपको एक जगह कंपाइल्ड फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक है, और क्या चल रहा है? एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स, इकोनॉमी का कोर्स, पॉलिटी का कोर्स, और यहाँ पे आप जितने टीचर्स देख रहे हो इन सब के इंडिविजुअल कोर्स आप लेना चाहते हो, स्टैटिक जीके का जैसे ऋचा मैम का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का पूजा मैम का, पॉलिटी और इकोनॉमी मेरा, तो इन सब के जो इंडिविजुअल कोर्स हैं आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, इन सब के इंडिविजुअल कोर्सेज भी आप ले सकते हैं, और कॉम्बो लेना चाहो तो कॉम्बो भी ले सकते हैं। सभी कोर्सेज पे अभी रिड्यूस्ड प्राइस पे सारे कोर्सेज बिक रहे हैं, तो आप लोग चाहते हैं तो एनरोल कर सकते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में भी दिया था, और इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है ताकि आपको सही आंसर पता लग सके। ठीक है, तो क्या है ये? यूपीएससी 2015 का क्वेश्चन है। ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, पूछा है कि सही कौन सी है। हिंदी मीडियम वाले मुझे सुन के इन स्टेटमेंट्स का अंदाजा लगाना, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा ही हुआ है। इतना स्पेस नहीं होता कि हम हिंदी का भी इंक्लूड कर दें, तो मैं हिंदी में समझा रही हूँ स्टेटमेंट्स को, ताकि हिंदी मीडियम वाले एस्पिरेंट्स को भी दिक्कत ना हो। पहला कह रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी जो विधान परिषद है भारत के अंदर, वो लेजिस्लेटिव असेंबली, जितना भी साइज लेजिस्लेटिव असेंबली का होगा, 50% सीटें ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में होंगी। ये बात लिखी हुई है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम 1/3 सीट विधान परिषद में हो सकती है एज कंपेयर टू विधानसभा। लेजिस्लेटिव असेंबली में जितनी सीटें हैं उसका मैक्सिमम 1/3 ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकता है। दूसरी स्टेटमेंट, गवर्नर जो है स्टेट के, वो नॉमिनेट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल को। बिल्कुल गलत बात है। लेजिस्लेटिव काउंसिल पार्लियामेंट की मर्जी से बनती या बिगड़ती है। पहले स्टेट असेंबली को रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और फिर वो रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में जाता है, पार्लियामेंट हाँ ना करके फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाती है। तो ये भी बात बिल्कुल गलत है। दोनों ही ऑप्शन गलत है। आंसर डी, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने आंसर बिल्कुल सही मार्क किया हुआ था, डी, नीदर वन नोर टू। उसके बाद अगला क्वेश्चन है चीफ सेक्रेटरी को लेके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। चीफ सेक्रेटरी को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, गलत बात है। चीफ सेक्रेटरी को सीएम अपॉइंट करते हैं। ये चीफ सेक्रेटरी कौन होते हैं? जिनको पर्टिकुलर काम दिया होता है, किसी विभाग के सेक्रेटरी। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी का टेन्योर फिक्स होता है, बिल्कुल गलत बात है। जब तक सीएम को लगता है तब तक उससे काम लेते हैं, जब नहीं लगता तो उसको हटा देते हैं। तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। यहाँ पे भी दोनों स्टेटमेंट गलत है। आंसर फिर से नाइदर वन नोर टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। कहता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा का जो स्पीकर होगा, वो अपने ऑफिस को shall vacate is her office if she ceases to be member of the assembly। अगर उसकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो जाती है, भाई वो विधानसभा का सदस्य नहीं रहा, तो जो वो स्पीकर बना हुआ है, वो स्पीकर की सदस्यता भी, मतलब वो स्पीकर का पद भी उसको खाली करना पड़ेगा क्या? ये पूछा है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पीकर जो बनता है उसके लिए एक शर्त ये है कि वो उस सभा का सदस्य होना चाहिए, उस असेंबली का मेंबर होना चाहिए। क्योंकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर बनेगा, वो असेंबली में से ही किसी एक व्यक्ति को स्पीकर बना देते हैं। तो ये मैंडेटरी है कि वो जो स्पीकर होगा वो विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है असेंबली का, तो उसको अपना स्पीकर का पद भी खाली करना पड़ेगा। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली भंग हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, यानी विधानसभा भंग हो रही है, या मैं कहूँ लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो रही है,
तो स्पीकर शैल वेकेट हिज हर ऑफिस इमीडिएटली, स्पीकर को तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। ये बात गलत है। इमीडिएटली वो वेकेट नहीं करता, जब नई विधानसभा आएगी, उनके स्पीकर बन जाएंगे, तब इनको अपना स्पीकर पद छोड़ना होगा। इनको ही प्रोटेम स्पीकर टाइप की चीजें कहते हैं। यानी कहने का भाव क्या है, इमीडिएटली शब्द यहाँ गलत है, तुरंत प्रभाव से इनको अपनी सीट खाली नहीं करनी, नई विधानसभा आने तक इंतजार करना है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, आंसर आ जाएगा 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गवर्नर के बारे में बताया है, यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती है, किसी भी राज्य का जो गवर्नर है उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी जब तक वो अपने ऑफिस में है। बिल्कुल सही बात है, मतलब जब तक उसका कार्यकाल चल रहा है उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकती है, क्रिमिनल नहीं होगी। दूसरा कह रहा है कि जो गवर्नर है उनका जो एमोल्यूमेंट्स है या जो उनके अलाउंसेस है, जो भी उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, जो उनकी सैलरी है, एमोल्यूमेंट्स है, अलाउंसेस है, वो सारी चीजें वो उनके पद पे रहते हुए आप काट नहीं सकते, कटौती नहीं कर सकते। बात बिल्कुल सही है। जब तक गवर्नर का पद चल रहा है, आप ड्यूरिंग हिज टेन्योर, ड्यूरिंग हिज और हर टर्म, आप उनकी सैलरी अलाउंसेस के अंदर कोई कटौती नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या आ जाएगा, सी, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। देखो, मैंने आपको जब गवर्नर पोस्ट कराई है तो मैंने आपको एक क्वालिफिकेशन करवाई थी और ऐसा कहा था, ये संविधान में तो नहीं लिखा हुआ पर ये एक रूल बनाया हुआ है कि जैसे मैं हरियाणा से हूं तो मैं हरियाणा की गवर्नर नहीं बन सकती, कोई पंजाब से है तो वो पंजाब का गवर्नर नहीं बन सकता, मतलब वो एक आउटसाइडर होना चाहिए। तो ये सवाल पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन क्या है कि ये बात कौन से कमीशन ने कही, ये बात कौन से कमीशन ने कही कि जो गवर्नर है वो एक आउटसाइडर होना चाहिए। तो ये बात सरकारिया कमीशन ने कही थी। किसने? सरकारिया कमीशन ने कही थी। 1983 में इस कमीशन की रिपोर्ट आती है, सरकारिया कमीशन ने ये बात कही थी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2019 यूपीएससी का क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको करेक्ट स्टेटमेंट छांटनी है विधानसभा के संदर्भ में, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड। पहली स्टेटमेंट है, द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईयर। जब भी विधानसभा की पहली मीटिंग, फर्स्ट सेशन होता है, पहला सत्र होता है, तो गवर्नर एक धन्यवाद करने, या मैं कहूंगी उनका आह्वान करने, उनका सम्मान करने के लिए एक कस्टम है, एक रिवाज है कि गवर्नर उनको वेलकम करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से लोकसभा का जो पहला सत्र होता है प्रेसिडेंट वेलकम करते हैं, ऐसे ही स्टेट में गवर्नर वेलकम करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि जब कोई स्टेट लेजिस्लेचर के पास किसी बात को लेके रूल नहीं होता तो वो लोकसभा के रूल्स को फॉलो कर लेते हैं। जैसे लोकसभा में काम हो रहा है, विधानसभा भी वैसे ही काम कर लेता है अगर उनका कोई रूल नहीं बना हुआ तो ये बात बिल्कुल सही है, विधानसभा लोकसभा के हिसाब से ही काम कर लेता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2। अगला क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और करेक्ट आपको छांटना है, यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुसार एक पर्सन जो अपने वोटिंग लिस्ट में है, वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, यानी 18+ है, कैन बी मेड अ मेंबर इन अ स्टेट फॉर 6 months इवन इफ ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट। क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति वोट देने के लिए एलिजिबल है तो वो मंत्री बन सकता है 6 महीने के लिए, अगर वो विधानसभा का सदस्य नहीं है तो भी। ये बात बिल्कुल सही है। आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं है फिर भी आप मंत्री बन सकते हैं, मैक्सिमम 6 months तक। 6 months के अंदर अंदर आपको किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, किसी हाउस का मेंबर आपको बनना पड़ेगा। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है, अकॉर्डिंग टू आरपीए एक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ए पर्सन कॉन्विक्टेड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग एन इलेक्शन इवन आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन। ये क्या कह रहा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान ने के ऊपर कोई क्रिमिनल केस चला, उसको 5 साल की सजा हुई, तो वो जेल से रिलीज होने के बाद जिंदगी में कभी भी पॉलिटिक्स में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये बात सही है, गलत है? गलत है। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं लड़ सकता, कुछ टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड तक आप एक्टिव नहीं रहोगे पॉलिटिक्स के अंदर, अदरवाइज ऐसा नहीं कि परमानेंटली कभी लड़ ही नहीं सकता।
ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है। ओनली वन इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड इन इंडिया फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। भारत के अंदर ये जो राज्य है, ये पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश 1971 में बन रहा है, हरियाणा 1966 में बन रहा है, सिक्किम 1975 में बन रहा है। तो हम देख लेते हैं कि 342 कहाँ पे मिलेगा, 3412, 342, 342, 324, 324 कहाँ मिल रहा है, 324 एक तो यहाँ मिल रहा है, यही मिल रहा है 324, और तो कहीं नहीं है, तो यही आंसर आ गया। अब देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश जो है वो 1956 में बना है, आंध्र प्रदेश 1956 सबसे पहला ही बना था, हिमाचल प्रदेश 1966, हरियाणा 19, ये उल्टा लिखा हुआ है भाई, ये 1971 है, ये 1966 है। ठीक है, और सिक्किम 1975। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका बी, आंसर आ जाएगा आपका बी। ठीक है, 1 3 2 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद को बनाने और हटाने की प्रक्रिया है। तो आपको पता है स्टेट लेजिस्लेचर पार्ट 6 के अंदर आता है, और आर्टिकल 168 से 212 तक इसकी कहानी चलती है। आर्टिकल 169 के अंदर बताया हुआ है कि किस तरीके से विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश होगी और क्रिएट होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा, 169। ठीक है, आंसर आ गया 169। अगला क्वेश्चन कहता है, ये मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया है, मुझे पता है स्टेट स्पेसिफिक है, इसीलिए मैंने इंक्लूड किया ताकि आपको पता लगे कि ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं और आपको आपके स्टेट के बारे में जरूर ज्ञान होना चाहिए। ये क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, आपको पता है 6 राज्यों के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उन 6 में से एक उत्तर प्रदेश भी है। अब इसने पूछा है उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कितने सदस्य हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 2013 का है, स्टेट सिविल सर्विस का है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 100। देखो 100, ठीक है, 100 उनकी जो विधान सभा है वहां पे कितने हैं, 403 मेंबर्स हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 403 मेंबर है, यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली में 403 मेंबर है। अब मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 1/3 हो सकते हैं। तो अगर हम इसका 1/3 भी निकालें तो 100 उससे कम ही है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 उसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल में है और 403 उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली में है। ठीक है, ये पूछ भी लिया इन्होंने कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूपी, ये 2013 में उन्होंने सवाल पूछ लिया। ठीक है, ये भी 2013 में पूछा है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल और परिषद और विधानसभा दोनों के ही नंबर पूछ लिए थे। आपको भी आपके स्टेट के बारे में पता होना चाहिए अगर आपको स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 403। कितने हैं, 403। विधानसभा में 403, विधान परिषद में 100। यूपी की बात है। इसके बाद विद रेफरेंस टू कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है भाई, इसमें कौन कौन होते हैं, कौन कौन मेंबर हिस्सा ले रहे हैं। पहली स्टेटमेंट है, इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद में देयर में नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल सही बात है, विधानसभा के 1/3 सदस्यों से ज्यादा तो यहाँ मेंबर हो ही नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर्स इन इट, कम से कम 40। बिल्कुल सही बात है। लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में हमने क्या पढ़ा था, मैक्सिमम 500 और मिनिमम 60, ये पढ़ा था हमने, मिनिमम 60। और लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेके क्या पढ़ा था, मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली से 1/3 मेंबर और मिनिमम कितने पढ़े थे, 40। ये यही बात कह रहा है कि कम से कम 40 तो होने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, तो आंसर दोनों ही सही है। आंसर आ गया बोथ 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अबॉलिश अ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश कर सकता है। तो एबॉलिश कौन कर सकता है, पार्लियामेंट उसको एबॉलिश कर सकती है। पहले स्टेट लेजिस्लेचर एक रिजोल्यूशन लाएगा, मेजॉरिटी से उसको पास करेगा, पास करने के बाद पार्लियामेंट में भेजा जाएगा। अब पार्लियामेंट या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगी या उसको रिजेक्ट कर लेगी, यानी फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट का होता है। तो पार्लियामेंट ही लेजिस्लेटिव काउंसिल को
या तो एबॉलिश करती है या क्रिएट करती है। आर्टिकल 169 के अंदर ये बातें लिखी हुई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर। गवर्नर जो राज्यपाल है वो कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं विधान परिषद में, कितने सदस्यों को मनोनीत नॉमिनेट करते हैं? 1/3, 1/12, 1/8, 1/6। मैंने आपको बताया था एक के टुकड़े कर लीजिए, एक के टुकड़े कर लीजिए, 1/3, 1/3 और 1/3, ठीक है। फिर इस 1/3 के 2 टुकड़े कर लो, 1/6, 1/6, और फिर इस 1/6 के टुकड़े कर लो, 1/12, 1/12, ठीक है। अब 1/3 सीट पे, इस 1/3 सीट पे, इस 1/6 सीट पे, इस पे और इस पे कौन कौन वोट दे रहा है उसको समझो। ये एमएलए जो होंगे आपके राज्य के, वो लोग इलेक्शन में वोट देंगे। ये 1/3 सीट जो आपके म्यूनिसिपैलिटी के लोग होंगे, यानी जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होगी, पंचायत, सरपंच, मेयर, पार्षद, वो लोग हिस्सा लेंगे। 1/6 सीट पे गवर्नर जो है नॉमिनेट करेंगे, गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, मनोनीत करेंगे। किस किस बिहाफ पे? आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस और कोऑपरेटिव मूवमेंट। इन 5 बेस पे लोगों को नॉमिनेट करते हैं। 1/12 पे जो ग्रेजुएट होते हैं, सरकारी कॉलेज से जो ग्रेजुएट होते हैं, उन लोगों को वोट देने का अधिकार है। और जो सेकेंडरी लेवल के टीचर्स होते हैं, 1/12 सीट पे वो लोग वोट देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा कॉम्पोजिशन होता है। उसने पूछा गवर्नर कितनी सीटों पे नॉमिनेट करते हैं? 1/6 सीटों पे नॉमिनेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूपी इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो उत्तर प्रदेश है उसकी सीटें कितनी है? ठीक है, तो राज्यसभा में 31 सीट्स और लोकसभा के अंदर 80 मेंबर्स। बिल्कुल सही है दोनों, कोई भी गलत नहीं है। राज्यसभा में इनकी 31 सीट्स है और लोकसभा के अंदर 80 ही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बोथ 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल से दैट चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर। कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर है उनको गवर्नर अपॉइंट करेंगे? जैसे प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पीएम की जगह राज्य में सीएम और गवर्नर की जगह राज्य में प्रेसिडेंट की जगह राज्य में गवर्नर, ठीक है। तो ये कौन सा था? आर्टिकल 75, ठीक है। आर्टिकल 75 एक 89 रूल होता है। जो आर्टिकल आप केंद्र के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए यूज करते हो, 90% केसेस के अंदर, मैं 100 नहीं कह रही, 90% केसेस के अंदर 89 रूल काम करता है। आप उसमें 89 जोड़ दीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? 9 5 14, 8 7 15 और 1 16, 164। सेम बात वही चीज स्टेट के लिए आ जाएगी। तो आर्टिकल 75 में हमने ये पढ़ा कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, तो आर्टिकल 164 को हम क्या कह सकते हैं कि सीएम गवर्नर को अपॉइंट कर सकते हैं। कोई भी आर्टिकल पढ़ो तो एक बार इसको लगा के देख लेना, 90% केसेस में ये काम कर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोट्स। यूपीपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? पहले में कह रहा है गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट द जज ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। स्टेट हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करने की पावर गवर्नर के पास नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट कह रहा है ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है। ही हैज द पावर टू नॉमिनेट द सम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये इसके पास पावर होती है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ मेंबर को नॉमिनेट कर सके। अभी हमने देखा 1/6 मेंबर को नॉमिनेट करेगा, तो जिसमें 2 और जिसमें 3 नहीं है वो तो काट दीजिए आप, ठीक है। अगला, ही हैज नो जुडिशियल पावर, गवर्नर के पास कोई जुडिशियल पावर नहीं होती, ये बात भी गलत है, ये बात गलत है। तो 3 पक्का आएगा, 4 आएगा नहीं, ठीक है। तो ये भी कट हो गया। आंसर क्या आ गया? 1 और 3। आंसर क्या आ गया? 1 और 3, ठीक है। आंसर इज 1 और 3। लेजिस्लेचर का हिस्सा, ये स्टेट असेंबली की बात नहीं कह रहा, लेजिस्लेचर का तो हिस्सा है ना। जैसे प्रेसिडेंट संसद का हिस्सा होता है, सिग्नेचर के बिना कोई बिल बनेगा ही नहीं, कोई बिल लागू ही नहीं होगा, एक्ट बनेगा ही नहीं। लेजिस्लेचर का हिस्सा है प्रेसिडेंट। इसी तरीके से गवर्नर भी लेजिस्लेचर का हिस्सा है। राज्य सरकार का कोई भी जो बिल है वो गवर्नर के साइन के बिना एक्ट नहीं बनेगा, इसलिए ये लेजिस्लेचर का हिस्सा है। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, थर्ड स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है। ये सही क्यों है? क्योंकि अपॉइंटमेंट का काम प्रेसिडेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं,
ठीक है, ये उस मीटिंग में, उस कमेटी में होते हैं सलाह देने के लिए, सलाह इनसे भी ली जाती है, लेकिन अपॉइंटमेंट का काम प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 और 3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वो डिस्क्राइब इंडियन फेडरल एज क्वाजाई फेडरल। किसने इंडियन फेडरल को क्वाजाई फेडरल का, क्वाजाई फेडरल मतलब अर्ध संघ कहा। पूरी तरीके से फेडरल नहीं है हम, हमारे बहुत सारे फीचर यूनिटरी है। जैसे ही देश में इमरजेंसी लगती है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, यानी हम यूनिटरी बन जाते हैं, फेडरल से यूनिटरी, इसलिए हम क्वाजाई फेडरल है। ये बात किसने कही? ये बात केसी वियर ने कही। किसने? केसी वियर ने। इस बात को याद रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये मैं करवा रही हूं, उससे नेक्स्ट आपको बताना है। Which one of the following best describes the parliament form of government? इनमें से कौन सबसे अच्छे प्रकार से बता रहा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में? पार्लियामेंट फॉर्म, प्रेसिडेंशियल फॉर्म, ये सब हमारे सिलेबस का हिस्सा है। मैं छोटी छोटी क्लासेस लेके आपको ये क्लियर करूंगी। अभी के लिए ये सवाल मैं आप पे छोड़ती हूँ, जिसको आता है इसका आंसर करना, नहीं तो पहले मैं ये टॉपिक करवाऊंगी, फिर उसके बाद ये करूंगी। ये गलती से बाय मिस्टेक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। जिसको भी पता है इस क्वेश्चन का आंसर, वो आंसर करना, नहीं तो पहले मैं ये टॉपिक करवाऊंगी। पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल वर्सेस यूनिटरी फीचर, ये टॉपिक्स मैं करवाऊंगी आपको, उसके बाद उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फिर भी आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग करोगे, और ये क्वेश्चन भी तुम्हारे लिए है। इनमें से फंडामेंटल राइट का कौन एक फीचर नहीं है? फंडामेंटल राइट का कौन एक फीचर नहीं है? इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। ये जस्टिसिएबल है नेचर में। फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। ऑल द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के दौरान आपके सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं। आपको बताना है इनमें से गलत कौन सा है। नॉट अ फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे से आप इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करोगे। इसका तो आंसर आपका सही होना ही चाहिए। पीछे वाले का ना भी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अभी वो करवाया नहीं, तो मैं आप पे जोर दे के नहीं कह सकती कि वो सही ही होना चाहिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।